वेलकम बैक टू माय चैनल। बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज़ लेकर आज हम दोबारा हाजिर हैं और आज का हमारा वीडियो नंबर है 5। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत कब दिया गया था, जिसको त्रिचापीय सिद्धांत भी बोला जाता है। ऑप्शंस हैं 1980, 85, 90 या 95। तो स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया गया था 1985 में। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, जिसको ट्राइआर्किक थ्योरी बोला जाता है, प्रस्तुत किया था। उन्होंने पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों की आलोचना करते हुए ये सिद्धांत दिया। अगला सवाल है, कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत का एक भाग है। ऑप्शंस हैं व्यावहारिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि या गणितीय बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत का इसमें से एक भाग है व्यावहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 भाग बताए हैं। पहला है घटकीय, जिसको कंपोनेंशियल या एनालिटिकल बोला जाता है, जो शैक्षणिक समस्या समाधान करता है। दूसरा है अनुभवात्मक, जो नए अनुभव के सीखने से संबंधित है। और संदर्भगत, इसको बोला जाता है व्यावहारिक बुद्धि, जो रोज़मर्रा की समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। अगला सवाल है, कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। याद करना, विचार करना, सहानुभूति देना या गतिक प्रक्रमण। तो संवेग मतलब होता है इमोशन। तो इमोशन से संबंधित कौन सा है, सहानुभूति देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब है खुद और दूसरों के संवेगों को समझना। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता है, जो इसका एक मुख्य घटक है। अगला सवाल है, अल्फ्रेड बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण कब बनाया था। 1900, 1905, 1910 या 1915। तो अल्फ्रेड बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया था 1905 में। वो अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी थियोडोर साइमन, ये दोनों ने 1905 में आधुनिक बुद्धि परीक्षण का पहला संस्करण तैयार किया था, जिसको बिने साइमन स्केल कहा जाता है। इसका उद्देश्य था मंदबुद्धि बच्चों की पहचान करना। अगला सवाल है, 14 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु अगर 6 से 7 वर्ष है तो वो क्या कहलाता है। मानसिक अक्षमता, कुपोषण, आनुवांशिकता या अपंगता। तो अगर मानसिक आयु कम है उसके एक्चुअल आयु से, तो उसको बोला जाता है मानसिक अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसकी मानसिक आयु वास्तविक या शारीरिक आयु से कम होती है तो उसको मानसिक मंदता या मानसिक अक्षमता की श्रेणी में रखा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा बुद्धि परीक्षण के मापन में सही नहीं है। मानसिक आयु, कंकाल आयु, शारीरिक आयु या सामाजिक आयु। तो बुद्धि परीक्षण के मापन में सही नहीं है कंकाल आयु। बुद्धि मापन के लिए मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का यूज़ होता है। स्टर्न ने सामाजिक परिपक्वता की भी बात की है, लेकिन जो कंकाल आयु है, स्केलेटल एज, इसका उपयोग शारीरिक विकास मापने में होगा, बुद्धि में नहीं। अगला सवाल है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है। शोध आधारित, विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियाँ, प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिर्फ एक क्षेत्र में विशेषता रखते हैं, या इसका अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आधारित नहीं है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में योग्यता रखते हैं। गार्डनर का सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहता है कि बुद्धियाँ स्वतंत्र होती है, एक व्यक्ति में कई बुद्धियाँ हो सकती है। ये कहना गलत है कि प्रतिभाशाली बच्चा सिर्फ एक क्षेत्र में अच्छा होगा। अगला सवाल है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। थार्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या बिने साइमन। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किया था बिने साइमन ने। मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग अल्फ्रेड बिने 1908 में परीक्षण के संशोधित संस्करण में इन्होंने किया था। अगला सवाल है, थर्स्टन और लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है। बुद्धि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व या अभिप्रेरणा। तो थर्स्टन और लिकर्ट जो है वो अभिवृत्ति, जिसको कहा जाता है एटीट्यूड, इसके मापन से संबंधित है। इन दोनों ने एटीट्यूड मापने के लिए स्केल्स विकसित किए थे। अगला सवाल है, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था। अल्फ्रेड बिने, थार्नडाइक, थर्स्टन या गिलफोर्ड। तो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। बिने ने बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई माना था, जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला सवाल है, इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का अर्थ क्या है। खुद को जानने की क्षमता, दूसरों को जानने की क्षमता, केवल बातचीत करना या स्वयं की कमजोरी पहचानना। तो इंटरपर्सनल, जब
इंटरपर्सनल या अंतर्वैयक्तिक बोला जाता है, इसका मतलब है दूसरों को जानने की। और जब इंट्रा बोला जाएगा, अंतः मतलब खुद को जानने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है संवेगों पर नियंत्रण रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण की स्पष्टता में, निष्पक्ष शिक्षण अभ्यास में या जीवन सुधारने में। तो मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को बनाती है विविध शिक्षार्थियों की शिक्षण की स्पष्टता में। जब शिक्षक को पता होता है कि बच्चे का विकास और बुद्धि अलग अलग स्तर का है तो वो अपनी शिक्षण विधियों के अनुसार उसको बदल सकते हैं। अगला सवाल है, बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये किसका कथन है? स्टर्नबर्ग, गार्डनर, सैलोवी या मेयर? तो बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये कथन है स्टर्नबर्ग का। स्टर्नबर्ग का मानना था कि व्यक्ति किस संस्कृति में रहता है उसके आधार पर उसकी बुद्धि का विकास होता है। अगला सवाल है, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि, शिक्षार्थियों की अनुबंधित कौशल, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता या विद्यालय शिक्षा? तो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता है। उनका सिद्धांत कहता है कि हर इंसान में एक विशेष प्रकार की प्रतिभा या बुद्धि हो सकती है, जैसे संगीत, खेल या तर्क। अगला सवाल है, आरबी कैटल की तरल बुद्धि किसके समान है? वंशानुगत कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, अर्जित ज्ञान के या अनुभव के? तो आरबी कैटल की जो तरल बुद्धि है वो समान है वंशानुगत कारकों के। कैटल ने दो तरह की बुद्धियां बताई है, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को जन्मजात या वंशानुगत क्षमता बोला जाता है और ठोस बुद्धि को बोला जाता है अनुभव और शिक्षा से अर्जित ज्ञान। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा संरक्षण के सिद्धांत को किस अवस्था में समझ पाता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो बच्चा संरक्षण के सिद्धांत को समझ पाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, जिसमें बच्चा ये समझने लगता है कि अगर किसी वस्तु की आकृति बदल दी जाए तो भी उसका द्रव्यमान, आयतन और संख्या वही रहेगी, जिसको संरक्षण का नियम बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपलटावीय इरिवर्सिबिलिटी के कारण इसको नहीं समझ पाते। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ZPD, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है, ये क्या है? बच्चा जो खुद कर सकता है, बच्चे के वर्तमान स्तर और सहायता के साथ प्राप्त किए जा सकने वाले स्तर के बीच का अंतर, शिक्षकों द्वारा की गई कुल सहायता या बच्चे की जन्मजात सीखने की क्षमता। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है बच्चे के वर्तमान स्तर और सहायता के साथ प्राप्त किए जा सकने वाले स्तर के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो दायरा होता है जहां बच्चा किसी कुशल व्यक्ति की मदद से, कुशल व्यक्ति मतलब MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो MKO का फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर। तो कोई मोर नॉलेजेबल, ज़्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति जो उसके आसपास है, चाहे वो उसका सहपाठी हो, माता पिता हो, बड़ी बहन हो या कोई भी हो, वो उस काम को करने में उसकी मदद कर सकता है जो काम वो बच्चा खुद से नहीं कर पाता। अगला सवाल है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा का क्या अर्थ है? सीखने की एक बुद्धि, बुद्धि का मापन, ज्ञान की मानसिक संरचना या संगठित पैकेट या गत्यात्मक कौशल का विकास। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा का मतलब है ज्ञान की मानसिक संरचना या संगठित पैकेट। स्कीमा जो है वो मानसिक ढांचे हैं जिसके माध्यम से हम दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्यायित करते हैं। जैसे जैसे हम नया सीखते हैं, स्कीमा जो रहती है वो बदलती रहती है। अगला सवाल है, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है तो इसको वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अंतः व्यक्तिनिष्ठता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाण या ढांचा या खोजपूर्ण अधिगम। तो जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है तो इसको वाइगोत्स्की कहते हैं पाड़ या ढांचा, जिसको स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है। ये अस्थायी सहायता है जो बच्चे को तब तक दी जाती है जब तक वो काम खुद ना करने लगे। जैसे साइकिल सिखाते समय हम पीछे से पकड़ते हैं और धीरे से छोड़ देते हैं तो बच्चा खुद से चलाने लगता है, तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। अगला सवाल है, पियाजे की किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है? संवेदी
संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे की जिस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है, मतलब अगर आप उस वस्तु को ढक दोगे तो भी बच्चे को पता है कि वो वस्तु वहाँ पर है, भले ही वो वहाँ आँखों के सामने नहीं है। जैसे आप क्या करते हो, चेहरे से अपने हाथ को छुपा देते हो और उसके बाद हटाते हो, तो बच्चे को पता रहता है कि हाथ के पीछे चेहरा है, इसलिए वो क्या करता है, हंसता है। तो ये वस्तु स्थायित्व की अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जिसमें बच्चा ये जान लेता है कि चीज़ें ओझल होने के बाद भी अस्तित्व में होती हैं। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निजी भाषण का क्या महत्व है। निजी भाषण, जिसको प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। ऑप्शंस हैं, ये बच्चे के आत्म केंद्रित होने का प्रतीक है, ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, इसके माध्यम से बच्चे अपने खुद के कार्यों को निर्देशित करते हैं, या बड़ों का ध्यान आकर्षित करने का तरीका है। तो निजी भाषण का जो महत्व है, ये इसके माध्यम से बच्चे अपने खुद के कार्यों को निर्देशित करते हैं। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे खुद से बात करके अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं, जिसको उन्होंने निजी भाषण कहा। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल है। अनुकूलन मतलब होता है एडाप्टेशन, किसी वातावरण के हिसाब से खुद को वहाँ पर ढाल लेना। तो उसमें क्या क्या शामिल है, केवल आत्मसातीकरण, केवल समायोजन, आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों, या संरक्षण और वर्गीकरण। तो पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन की प्रक्रिया है उसमें शामिल है आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों। अनुकूलन के 2 हिस्से हैं, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना और नए ज्ञान के आधार पर पुरानी धारणा में बदलाव करना। जो नए ज्ञान को जोड़ा जाता है उसको आत्मसातीकरण बोलते हैं, और जो आपका पुराना ज्ञान है उस आधार पर जब आप नए ज्ञान में बदलाव करते हो तो उसको बोला जाता है समायोजन। अगला सवाल है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की या बीएफ स्किनर। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। उन्होंने माना था कि सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है। व्यक्ति स्वयं की श्रेष्ठता की भावना, दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना, दूसरों की भावनाओं को समझना या तर्क करने की क्षमता। तो पियाजे के अनुसार जो अहम केंद्रिक ईगोसेंट्रिज्म है उसका मतलब है दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 में बच्चा ये नहीं समझ पाता कि दूसरे का नज़रिया उसके नज़रिए से अलग हो सकता है। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, सामाजिक संदर्भ से या रीइंफोर्समेंट से। तो सीखने को अलग नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और उनका मानना था कि सीखना जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसको समाज और संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगला सवाल है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल की मुख्य विशेषता क्या है। आत्मकेंद्रित व्यवहार, जीववाद, अमूर्त चिंतन और तार्किक सोच या वस्तु स्थायित्व। तो 11 से 15 साल में बच्चा जो रहता है वो पहुंच जाता है किशोरावस्था में। तो उस कंडीशन में जीववाद तो है वो तो आएगा ही उसके अंदर, अमूर्त चिंतन और तार्किक सोच ये सबसे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चा अमूर्त अवधारणाओं, न्याय, प्रेम, भविष्य पर तर्क करने और परिकल्पना बनाने में सक्षम हो जाता है। अगला सवाल है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है। पियाजे विकास को निरंतर मानते हैं, वाइगोत्स्की नहीं। पियाजे भाषा को विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया, या वाइगोत्स्की ने जैविक परिपक्वता को मुख्य माना। तो सिद्धांतों में मुख्य अंतर है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया और पियाजे जो रहते हैं वो जैविक परिपक्वता और खुद की खोज पर बल देते। और वाइगोत्स्की का कहना है कि समाज और संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है, सिर्फ अपना नहीं है। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में जीववाद एनिमिज्म प्रदर्शित करता है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदीगामक। तो बच्चा जो रहता है जिस अवस्था में जीववाद प्रदर्शित करता है पियाजे के अनुसार वो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक। जीववाद का मतलब है निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया या बादल को सजीव समझना। ये 2 से 7 साल के बच्चों में देखा जाता है।
अगला सवाल है MKO मोर नॉलेजेबल अदर का प्रत्यय किसने दिया? पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग? तो मोर नॉलेजेबल अदर किस में आता है? जिसमें आप समाज और संस्कृति के माध्यम से सीखते हो, मचान के उपयोग से सीखते हो। तो ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। तो MKO का प्रत्यय दिया था वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पियाजे के अनुसार साम्य धारण क्या है? पुराने ज्ञान को भूलना, संज्ञानात्मक संघर्ष को दूर कर संतुलन बनाना, केवल शारीरिक विकास या दूसरे की नकल करना। तो साम्य धारण का मतलब है संज्ञानात्मक संघर्ष को दूर कर संतुलन बनाना। जब नया अनुभव पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाता तो मन में असंतुलन पैदा होता है। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से वापस संतुलन पाना क्या है? साम्य धारण है। अगला सवाल है बुद्धि के तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, आरबी कैटल, हार्वर्ड गार्डनर या अल्फ्रेड बुने? तो तरल मोज़ेक मॉडल, दो बुद्धि किसने बताई थी? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि कैटल ने बताई थी। तो उसी के अनुसार तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन किया कैटल ने। रेमंड बी कैटल, जिनको आरबी कैटल बोला जाता है, इन्होंने बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत दिया और तरल बुद्धि को जन्मजात और ठोस बुद्धि को अर्जित बुद्धि माना है। अगला सवाल है कौन सा क्रिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? चित्र के टुकड़े को जोड़ना, ब्लॉक को छेद में फिट करना, घन का निर्माण करना या सरल गणितीय समस्याओं को हल करना। तो क्रिया निष्पादन मतलब होता है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस आप किस में नहीं कर रहे हो? पहला, दूसरा, तीसरा जो है चित्र के टुकड़े जोड़ना, ब्लॉक को छेद में फिट करना और घन का निर्माण करना, ये तीनों में आप काम कर रहे हो और गणितीय समस्याओं को हल करने में आप सिर्फ समस्या हल कर रहे हो। तो जो क्रिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरल गणितीय समस्याओं को हल करना। परफॉर्मेंस जो रहते हैं वो अशाब्दिक होते हैं, जिसमें हाथ से कार्य करना होता है, और गणितीय समस्याओं को हल करना ये शाब्दिक या संज्ञानात्मक है। अगला सवाल है अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 125 है तो वो किस श्रेणी में आएगा? सामान्य बुद्धि, उच्च प्रखर, मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक? तो जब बुद्धि लब्धि 125 है तो वो आएगा बच्चा सुपीरियर उच्च प्रखर बुद्धि वाला बालक। धर्मन के वर्गीकरण के अनुसार 90 से 110 वाले एवरेज बच्चे होते हैं और जो 120 से 139 होते हैं उनको उच्च प्रखर या श्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है। अगला सवाल है जो व्यक्ति संवेगों की पहचान, महसूस करने, उन पर नियंत्रण रखने की उच्च योग्यता रखता है उसका क्या होता है? तो संवेग मतलब होता है इमोशंस। तो इमोशंस महसूस कर सकता है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, भावात्मक बुद्धि होगी, सामाजिक बुद्धि होगी या शारीरिक क्षमता होगी। तो संवेग मतलब इमोशंस, इमोशंस मतलब भाव। तो भाव जो महसूस करने की उच्च योग्यता रखता है वो है भावात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी EQ, इमोशनल क्वोशिएंट, जो भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और दूसरों के साथ सहानुभूति रखने की क्षमता को मापता है। अगला सवाल है दृश्य संसार को शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता किस बुद्धि का हिस्सा है? तार्किक, स्थानिक, भाषाई या शारीरिक गति? तो दृश्य संसार को शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता जो है वो आपके स्थानिक बुद्धि की व्यवस्था विशेषता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो लोग आकारों, दिशाओं और दृश्यों को अच्छे से समझते हैं जैसे चित्रकार, पायलट, उनमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है? स्थानिक बुद्धि अधिक होती है। अगला सवाल है बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण किसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, गूंगे, बहरे और निरक्षरों के लिए, केवल वयस्कों के लिए या उच्च IQ वाले बच्चे के लिए? तो क्रियात्मक परीक्षण जो है वो विशेष रूप से उपयोगी है गूंगे, बहरे और निरक्षण के लिए, क्योंकि इनमें भाषा का यूज़ नहीं होता। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बोल सुन नहीं सकते या जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। अगला सवाल देखते हैं 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल है जिन पर 6 साल के अधिकांश बालक सफल होते हैं उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो 10 साल का बालक है वो 6 साल के बालक के अनुसार काम कर सकता है, तो उसकी मानसिक आयु हो जाएगी आपकी 6 साल, क्योंकि मानसिक स्तर वह है जो 6 साल के प्रश्नों को हल करता है। 10 उसकी क्रोनोलॉजिकल एक एज है और मेंटल एज है 6 साल। अगला सवाल है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित है? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत या थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत? तो बुद्धि का जो सिद्धांत कॉग्निटिव प्रोसेस का संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है वो है आपका स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत जो है वो सूचना प्रसंस्करण और उस पर मानसिक क्रियाओं पर आधारित है जो समस्या समाधान के दौरान घटित होती है। अगला सवाल है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जनक कौन है? लुईस थर्स्टन, हार्वर्ड गार्डनर, गिलफोर्ड या बिने?
देखें तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जनक है लुईस थर्स्टन। उन्होंने बताया कि बुद्धि में 7 मानसिक योग्यताएं होती है जो समूहों में काम करती हैं। अगला सवाल है बुद्धि परीक्षणों में क्रोनोलॉजिकल एज का अर्थ क्या है। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या बोलती है? मानसिक आयु, वास्तविक शारीरिक आयु, सीखने की आयु या भावनात्मक आयु। तो क्रोनोलॉजिकल एज मतलब है वास्तविक शारीरिक आयु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति की जन्म तिथि से वर्तमान समय तक की गणना से प्राप्त उसकी वास्तविक उम्र होती है। अगला सवाल है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कक्षा में किस प्रकार का कार्य सबसे उपयुक्त होता है? बहुत सरल, चुनौतीपूर्ण, दोहराव वाला या रटने वाला। तो ये तो बहुत सिंपल है कि चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छा होगा। अगला सवाल देखते हैं। स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नवीन कार्य करने और अनुभवों का प्रयोग करने वाली बुद्धि कौन सी है? घटकीय, अनुभविक, संदर्भात्मक या व्यावहारिक। तो नए कार्य करने और अनुभव का उपयोग करने वाली बुद्धि हो जाएगी अनुभविक, जिसको सृजनात्मक बोला जाता है। एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो नए विचारों को पैदा करने और पुराने अनुभवों को नई समस्याओं में इस्तेमाल करने की क्षमता है। अगला सवाल है बुद्धिलब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने विकसित किया? स्टर्न और कोहलमान, टर्मन, बिने या थार्नडाइक। तो बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वो सबसे पहले विकसित किया था स्टर्न और कोहलमान ने। स्टर्न ने 1912 में IQ = MA/CA का सूत्र दिया, जिसमें MA है मेंटल एज और CA है क्रोनोलॉजिकल एज। बाद में इसमें इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, इंटू 100 कर दिया गया और फिर उसका सूत्र बना। ठीक है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को किसने दिया था? JP गिलफोर्ड, हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या कैटल। तो कैटल ने तो 2 तरह की बुद्धि बताई थी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। और त्रिआयामी सिद्धांत दिया था JP गिलफोर्ड ने, जिन्होंने बुद्धि को डिब्बा मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट के आधार पर 150 या 180 कारक बताए थे। अगला सवाल है बुद्धिलब्धि सूत्र में 100 का गुणा किसने जोड़ा? अल्फ्रेड बिने, लुईस टर्मन, विलियम स्टर्न या इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि बुद्धिलब्धि का सूत्र आपका क्या आया था? मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज, जो लुईस स्टर्न ने दिया था, और लुईस टर्मन ने उसमें इंटू 100 कर करके उसको नया फॉर्मूला बनाया। ठीक है। तो सूत्र दिया था स्टर्न ने और उसको इंटू 100 दिया था लुईस टर्मन ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, एडवर्ड थार्नडाइक या हार्वर्ड गार्डनर। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। 1904 में उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 कारकों से बनी है, G कारक और S कारक। G मतलब है जनरल और S मतलब है स्पेशल। तो बुद्धि 2 कारकों की है, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता जो रहती है वो जन्मजात होती है और सभी काम में मदद करती है। अगला सवाल है किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति नई परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान करता है? क्रिस्टलीय बुद्धि, तरल बुद्धि, भाषाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। तो जिस बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति नई परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान करता है वो होती है तरल बुद्धि। RB कैटल के अनुसार तरल बुद्धि जो रहती है नई और अपरिचित समस्याओं को तर्क के माध्यम से हल करने की क्षमता है, जो जैविक कारकों पर आधारित होती है और उम्र के साथ कम हो सकती है। अगला सवाल है सीखने की योग्यता को ही बुद्धि किसने कहा है? बकिंघम, टर्मन, बिने या थार्नडाइक। तो सीखने की योग्यता को ही बुद्धि कहा है बकिंघम ने। बकिंघम की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। अगला सवाल है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया थार्नडाइक ने। एडवर्ड थार्नडाइक ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध किया और कहा कि बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों का समूह है और इसकी तुलना उन्होंने बालू के ढेर से की। अगला सवाल है गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत में मानसिक क्षमताओं को कितने आयामों में विभाजित किया गया है? तो त्रिविमीय सिद्धांत में मानसिक क्षमताओं को विभाजित किया गया है 3 आयाम में। पहला है ऑपरेशन, जो व्यक्ति करता है उसको संक्रिया या ऑपरेशन बोलते हैं। विषय वस्तु या कंटेंट, जिसके बारे में वो सोचता है। और उत्पाद या प्रोडक्ट, जो परिणाम निकलता है।
अगला सवाल है संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया? डैनियल गोलमैन, पीटर सैलोवे, जॉन मेयर या हार्वर्ड गार्डनर? तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द दिया था डैनियल गोलमैन ने, सैलोवे और मेयर ने यह प्रत्यय दिया था। लेकिन 1995 में डैनियल गोलमैन की जो पुस्तक थी इमोशनल इंटेलिजेंस, इसने पूरी दुनिया में इसको लोकप्रिय बनाया। उनके अनुसार सफलता में IQ से ज़्यादा EQ मतलब इमोशनल कोशेंट का योगदान होता है। अगला सवाल है बुद्धिलब्धि का वितरण सामान्यतः किस आकार का होता है? आयताकार, बेलनाकार, घंटी या त्रिभुज? तो बुद्धिलब्धि का वितरण सामान्यतः होता है घंटी आकार का। जनसंख्या में IQ का वितरण एक घंटाकार कर्व बनाता है, जिसका मतलब है कि अधिकांश लोग 90 से 110 में होते हैं। बहुत कम लोग अत्यंत प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि होते हैं। अगला सवाल है अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित पहला बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रतिभाशाली बच्चों को चुनना, मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चों की पहचान करना, व्यावसायिक चयन या व्यक्तित्व मापन? तो जो अल्फ्रेड बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित की थी, उसका मुख्य उद्देश्य था मानसिक रूप से मंद बच्चों की पहचान करना। 1905 में फ्रांसीसी सरकार के अनुरोध पर बिने ने यह परीक्षण इसलिए बनाया ताकि स्कूलों में पिछड़ रहे उन बच्चों की पहचान की जा सके जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता थी। अगला सवाल है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, कार्बी कैटल या लुईस थर्स्टन? तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। उन्होंने 3 तरह की बुद्धियाँ बताई, घटकीय जिसको एकेडमिक कार्य में यूज़ करते हैं, आनुभविक जो कि नए निर्माण में काम करती है, और संदर्भगत जो कि व्यावहारिक सफलता में मदद करती है। तो ये थे हमारे आज के 55 ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है यू कैन हिट द लाइक बटन, और इफ़ यू वांट टू हेल्प अस और सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।